अभिलेख। हम लोग देख रहे हैं कि अभिलेख ये क्या है, तो इतिहास जानने के साक्ष्य। इतिहास जानने के जो साक्ष्य हैं, अभिलेख है, सिक्के हैं। अभिलेख तीन प्रकार के होते हैं, अभिलेखों में तीन प्रकार का, तीन। एक गुहा लेख, शिलालेख और स्तंभ लेख। शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। तो इसमें हम लोग केवल ओनली बात कर रहे हैं कि अभिलेखों के बारे में। तो अभिलेखों का जो अध्ययन कहलाता है कि जैसे आपका जो अध्ययन, इसका जो अध्ययन कहलाता है इपिग्राफी। इपिग्राफी या इसी को कहा जाएगा कि अभिलेख शास्त्र या लेखा महालेखा शास्त्र। आपको याद क्या करना है कि जो अभिलेखों का अध्ययन हम लोग अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं अभिलेख, तो वह उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाई गई है। उसके लिए एक बुक आती है इपिग्राफी। आप यह बुक पढ़ेंगे तो इसमें आपको सारी जानकारियां अभिलेखों के बारे में मिलती है। ये हो गया अभिलेख। और ये अभिलेख जो है कि हम लोग इसको जो है कि अभिलेख यह हम लोग इसलिए अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि हमें जानना है किसके बारे में, इतिहास के बारे में। तो हमें इतिहास जानना है, अतीत की घटनाओं को ही जानना इतिहास है। तो हम लोग इतिहास जब खंगोला जाता है, इतिहास को जब खंगोला जाता है, इतिहास को जब खोल दिया जाता है पूरा पाठ पुर से, सिक्का है, अभिलेख है, मुहरें होती है कुछ, इसके बेस पर इतिहास को लिखा जाता है। तो ये जो कि आपका अभिलेख हो गया। अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है, इपिग्राफी। देखिए जो भारत का अभिलेख है, भारत में जो सर्वप्रथम अभिलेख लिखवाने की शुरुआत जो की ये की जाती है किसके समय की, अशोक के समय। अभिलेख लिखाने की प्रारंभ जो की वही करता है अशोक। तो और बात इसमें क्या है कि अब हम लोग देखते हैं कि भारत के संदर्भ में, मतलब कि भारत से यदि तुलना की जाए, भारत की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक जो प्राचीन, सर्वाधिक सबसे ज्यादा प्राचीन जो अभिलेख मिले ना, ये मैं आपको बताता हूँ कि बोगज कोई अभिलेख है। बोगज कोई अभिलेख जो है कि यह मध्य एशिया से यह बोगज कोई अभिलेख हमें मिलता है। इसमें चार वैदिक देवताओं का नाम मिलता है, जैसे इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इसमें चार देवता हैं। ये प्रश्न में आया है कि बोगज कोई अभिलेख है, बोगज कोई अभिलेख जो मध्य एशिया से मिला है, इसमें कितने वैदिक देवताओं का उल्लेख है, तो आप कहेंगे चार, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। तो आपको याद क्या करना है कि इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, ये बोगज कोई अभिलेख। आप जो है कि इसको PYQ करना है क्योंकि ये प्रश्न में आया है। अब कुछ अभिलेख हैं और शासक हैं। इस अभिलेख को किसने लिखवाया है और उस अभिलेख में किस शासक, किस राजा की जानकारी मिलती है, तो यह आप देखिए कि अभिलेख है और शासक है। जैसे जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन, जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन। और ये जूनागढ़ पड़ता, आपका जूनागढ़ कहाँ पर पड़ता है, तो आपका गुजरात में। यहाँ पर गुजरात में जूनागढ़ अभिलेख किसका है, तो रुद्र दामन का। आपको याद रखना है। आपको मैपिंग दिखा देता हूँ। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल, हाथी गुम्फा अभिलेख। अब हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल, अब इसको कैसे याद करेंगे, एक ट्रिक, कोई ना कोई ट्रिक बनाइए। हाथी गुम्फा, हमने देखा ना कि जब अशोक कलिंग विजय किया था तो उस समय हाथी पर बैठकर किया था। कलिंग विजय हाथी पर किया था बैठकर। तो हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल, यह गुफा जो अभिलेख है, यह इसमें किसकी जानकारी मिलती है, तो कलिंग नरेश खारवेल की। ये होल अभिलेख तो पुलकेशिन सेकेंड, पुलकेशिन द्वितीय, ये हम लोग पढ़ेंगे चालुक्य वंश में पुलकेशिन द्वितीय को। ये होल अभिलेख किसका है, तो आपको मारना है ट्रिक क्या, कि पुलकेशिन द्वितीय, यही जो है कि आपका एहोल अभिलेख लिखवाया था। नासिक अभिलेख
तो ये आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। तो नासिक कहाँ पे, यमएच, महाराष्ट्र। तो अपने 3 अभिलेख इसको याद करिए, हाथी गुम्फा अभिलेख नरेश कलिंग नरेश खारवेल, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, और एक आपका जो महाराष्ट्र में जिसका नाम क्या है, हाँ, नासिक अभिलेख। तो गौतमी बल श्री, गौतमी बलश्री, यह हम लोग पढ़ेंगे कि आपके क्या नाम है उसका, जो 300 वर्षों तक ये शासन करते हैं आपके क्या उसका, गौतमी बल श्री। तो नासिक अभिलेख, हाँ। आंध्र सातवाहन वंश, ये जो है आप लोग देखेंगे कि आंध्र सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहन वंश, इन्होंने 300 वर्षों तक देखिए शासन किया था। उसी में एक है नासिक अभिलेख, इसका है तो गौतमी बल श्री का। और देखो प्रयाग स्तंभ लेख, तो समुद्रगुप्त का। प्रयाग स्तंभ लेख आपका इलाहाबाद में, तो समुद्रगुप्त का। ये गुप्त वंश है, तो वो जो है कि समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन, तो समुद्रगुप्त। इसे जानते हैं समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? इसने कई राजाओं को एक साथ युद्धों में हराया था, कई राजाओं को, एक युद्ध में कई राजाओं को इसने पराजित किया था, समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ लेख। मंदसौर अभिलेख, तो मालवा का जो नरेश था यशो वर्मन। ग्वालियर अभिलेख, यह जो कि आपका प्रतिहार वंश का जो राजा था भोज, प्रतिहार वंश, गुज्जर प्रतिहार वंश, गुज्जर प्रतिहार वंश, यह भी आप देखेंगे कि गुजरात में ही यह थे, सॉरी, गुज्जर प्रतिहार वंश जो थे ये गुजरात से लेकर कुछ उत्तर प्रदेश का आपका पश्चिमी क्षेत्र, आपके उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र और गुजरात वाले एरिया में इनका जो है कि गुज्जर प्रतिहार वंशों का वर्चस्व था। गुज्जर प्रतिहार वंश और पाल वंश और चालुक्य, इसमें जो है कि त्रिपक्षीय संघर्ष हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। अभी मैं आपको इसी तरह बस बता दे रहा हूँ। आपके ग्वालियर हो गया प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ा अभिलेख, ये बंगाल का शासक विजय सेन, बंगाल शासक विजय सेन आपके बंगाल वाले एरिया में, बंगाल वाले एरिया में शासन कर रहे थे, उसमें विजय सेन जो बंगाल का शासक था, इसने एक अभिलेख लिखवाया देवपाड़ा अभिलेख। भितरी अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख, दोनों को ऐड करिएगा। ये आपका सैदपुर भितरी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गाजीपुर जिला में। तो सैदपुर भितरी और जूनागढ़ अभिलेख ये स्कंद गुप्त का है, स्कंद गुप्त का है। जूनागढ़ अभिलेख भी है और भितरी अभिलेख है। तो जूनागढ़ अभिलेख में 2 शासकों का अभिलेख मिल गया, स्कंद गुप्त का, एक रुद्र दामन का है। तो ये दोनों जो है कि आपको ये 9 अभिलेख आपको हर हाल में हर कीमत में आपको याद करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ आपको दान करना पड़ेगा, आप चाहे अंगूठा दान करें, मतलब लाइक कर दीजिएगा, तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी यह जो है कि आपको याद होना पड़ेगा, याद होगा और याद करना पड़ेगा। ये जो है कि आप देख लिए जूनागढ़, हाथी गुम्फा, एहोल, नासिक, प्रयाग स्तंभ, मंदसौर, ग्वालियर, देवपाड़ा और आपके भीतरी और जूनागढ़, ये आपको अभिलेख याद करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका अभिलेख। और देखते हैं कि ये इतिहास जानने के स्रोत हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इतिहास जानने के स्रोत। अभी इसमें एक मुद्रा और मुहर छूट गया। तो साहित्यिक स्रोत मतलब कि इसमें पुस्तक, अब साहित्यिक स्रोत में कुछ विदेशी विवरण, कुछ भारतीय इतिहास, कॉम्बिनेशन कर कर इतिहास को देखा जाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि साहित्यिक स्रोत में इसमें प्राचीन इतिहास में 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये जो कि 4 वेद, ये तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे, जब आप 5, 6, 7, 8 में थे तो आपको बचपन से यह वेद आपको याद होगा। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो है कि 4 वेद है इतिहास जानने के स्रोत, ये साहित्यिक स्रोत में आ गए। अब जो ऋग्वेद है यह इसका उपवेद है, यजुर्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद यह क्या है, मेडिसिन है, आयुर्वेद यह मेडिसिन की जानकारी इसमें। ऋग्वेद का एक उपवेद है आयुर्वेद, और आयुर्वेद का जो संबंध है वह चिकित्सा, मेडिसिन से संबंधित है। यजुर्वेद इसका उपवेद है धनुर्वेद,
इसमें जो आपको जानकारी मिलती है यजुर्वेद का, जो धनुर्वेद आपका, आप इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, यजुर्वेद है, धनुर्वेद है। धनुष हमेशा जो कि युद्ध में इस्तेमाल किया जाता है, हमेशा युद्ध में जो कि इस्तेमाल किया जाता है, तो युद्ध कला से संबंधित, मार्शल लॉ से संबंधित है। यजुर्वेद का जो उपवेद है धनुर्वेद, यह जो कि युद्ध कला से आपका संबंध रखता है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। आयुर्वेद, यह जो कि आपका किसका उपवेद है? तो ऋग्वेद का, उसमें जो जानकारी मिलती है चिकित्सा मेडिसिन। सामवेद, इसका उपवेद है गंधर्व वेद, इसमें कला एवं संगीत, आर्ट एंड, आर्ट मतलब कला, सॉन्ग संगीत के बारे में इसको जो कि हमें सामवेद में जानकारी मिलती है। सामवेद का जो उपवेद है गंधर्व वेद। अथर्ववेद, जिसमें आपका जादू टोना, मतलब इसमें कह सकते हैं कि आप पारलौकिक एक लौकिक होता है, तो इसमें पारलौकिक और लौकिक की घटनाएं अथर्ववेद में। इसका जो उपवेद है शिल्पवेद, इसका जानकारी इसमें जानते हैं क्या? निर्माण भवन। अथर्ववेद जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि आपको भवन किधर बनवाना है, किस साइड में बनवाना है, उसका द्वार किधर होगा। अथर्ववेद, अथर्ववेद के अनुसार जो है कि इसमें आप देखेंगे तो यज्ञ करवाया जाता है। अथर्ववेद के हिसाब से इसमें यज्ञ, महायज्ञ कराए जाते हैं ब्राह्मणों के द्वारा। और इसमें मतलब यही सब जानकारी है कि भवन निर्माण, इसका द्वार किधर होगा, पहले किधर से जुड़वाया जाए। ठीक, तो ये भवन निर्माण की जो जानकारी मिलती है हमें अथर्ववेद में। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्प वेद। फाइनली हो गया, यह जो कि आपका वेद हो गया। वेदों को समझने के लिए वेदांत की रचना हुई है। वेद को अच्छे और व्यवस्थित ढंग से समझने के लिए वेदांत की रचना हुई है। वेदांत कितने? 6 वेदांग कितने? 6। तो आपको शिक्षा, कल्प, व्याकरण, आपको मुख से व्याकरण करना है, निरुक्त, छंद और ज्योतिष्य। तो 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष्य। और ये भी एग्जाम में बना है कि ज्योतिष्य जो वेदांग है, इसके जो रचयिता है, इसके जो आचार्य थे लगध मुनि, लगध मुनि, ये ज्योतिष्य वेदांग के आचार्य थे। विदेशी स्रोत कुछ है, विदेशी स्रोत कुछ राजाओं के समय में विदेशी यात्री आए थे, जैसे हविनसंग हर्षवर्धन के समय आया था, हर्षवर्धन के समय रेनसंग आया था, फायान आया था, फायान चीनी यात्री आया था। तो आप देखेंगे कि फायान वह जो कि किसके समय में भारत आता है? फायान। ठीक, तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि विदेशी स्रोत में यह भी आपका तो आए थे वो लोग। तो तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद, या इसी का नाम है किताब उल हिंद। दो नाम आपको कंफ्यूज नहीं होना, तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद। इसका जो लेखक था अल बरूनी, अल बरूनी जो है कि यह मोरक्को का निवासी था। अल बरूनी मोरक्को का निवासी था और यह भारत की यात्रा पर आया था। तो एक पुस्तक, उस पुस्तक में भारत की जो दुर्दशा थी उसके बारे में ये तहकीक ए हिंद आप पढ़ेंगे, उसमें आपको जानकारी मिलती है। ये मोरक्को का निवासी था। कई बार प्रश्न बना है कि अल बरूनी किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था। अल मसूदी जो 941 से 943 ईस्वी में ये राष्ट्रकूट वंशों का जो उल्लेख करता है अल मसूदी। राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था दंती दुर्ग था, जो राजधानी थी मान्य खेड़ थी। तो अल मसूदी ये राष्ट्रकूट वंशों का उल्लेख करता है। नेचुरल हिस्टोरिका, यह जो है कि नेचुरल हिस्टोरिका यह प्लिनी के द्वारा लिखी गई है। प्लिनी के द्वारा इसमें वाणिज्य, अर्थव्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रीशियन, ठीक, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रीशियन सी, इसमें जो पुस्तक है, यह जो आप ग्रंथ देखा ना कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसमें रोमन, भारत का जो कि रोमन के साथ व्यापार था। आज भी देख रहे हैं कि लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर, इस रास्ते से जो कि भारत का व्यापार होता था। ये कई बार प्रश्न में आपको PYQ का लेना।
कि पूछा जाएगा कि रोमन व्यापार के लिए कौन से रास्ते थे, कौन से समुद्री मार्ग थे, तो लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर। ये जो है कि आपको याद रखना है, इस रास्ते से भारत का व्यापार होता था। और यह जानकारी हमें पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेशियन सी में पता चलता है। जियोग्राफी, जियोग्राफी किसने लिखी, तो टालमी ने। जियोग्राफी जो ग्रंथ है, टालमी। सुलेमान जो वर्णन करता है, ये पाल और प्रतिहार वंशों का उल्लेख करता है। सुले कास्मास इंडिका प्लेट्स, प्लेट्स क्रिश्चियन टोपोग्राफी ग्रंथ लिखता है। कास्मास इंडिका प्लेट्स, यह जो पुस्तक लिखता है कि क्रिश्चियन टोपोग्राफी ग्रंथ लिखा है, तो किसने लिखा है, कास्मास ने। ये जो कि आपका अभिलेख खत्म होता है, अभिलेख खत्म होता है। ठीक है, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कि भारत के प्राचीन यूनिवर्सिटी, एंशियंट यूनिवर्सिटी, भारत के प्राचीन जो यूनिवर्सिटियां थी, पहले की बात हो रही है, सबसे ज्यादा जो यूनिवर्सिटी विकसित की गई थी वह आपके पाल वंश के समय। पाल वंशों ने अधिक, बहुत ज्यादा जो है कि यूनिवर्सिटी उन्होंने स्थापित किए थे। और कुछ यूनिवर्सिटियां उसमें कुछ कुछ आवासीय यूनिवर्सिटी थी। अब जैसे आप नालंदा को देख लीजिएगा, नालंदा वह भारत की पहली यूनिवर्सिटी है जहां पर आवासीय यूनिवर्सिटी थी। वहां पे छात्रावास था, उनके रहने के लिए व्यवस्था थी, वही नाम दिया जा रहा है कि छात्रावास। आज के समय का हॉस्टल, पहले हॉस्टल नालंदा यूनिवर्सिटी में थी। सोचिए, उस समय की यूनिवर्सिटी में जो हॉस्टल की व्यवस्था थी उस समय थी, ये आज के समय की नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्राचीन भारत के प्राचीन यूनिवर्सिटी, जो प्राचीन विश्वविद्यालय थे, प्राचीन विश्वविद्यालय भारत के, नालंदा है। मैं कुछ यूनिवर्सिटियां का नाम आपको गिना देता हूं। कुछ यूनिवर्सिटी है जैसे ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, जगदाला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, आपका नालंदा विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, जगदाला है, उदंतपुरी है, नालंदा है, तक्षशिला है और आपके वल्लभी, ये यूनिवर्सिटियां थी। तो आइए एक एक यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग देखते हैं। ये आपको दिखा रहे हैं हम, तक्षशिला, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। अब तक्षशिला, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जब आपके दिमाग में, माइंड में या आ जाए ना कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको क्या क्या जानना जरूरी है। आपको एक नदी, उसका संस्थापक, बस इतना आपको याद रहेगा तो आपका काम चल जाएगा। देखिए, हाँ, इसमें से प्राचीन हमारी जो यूनिवर्सिटी है, प्राचीन यूनिवर्सिटी में दो ऐसी यूनिवर्सिटी है जो भारत के विश्व विरासत सूची में शामिल है, यूनेस्को की साइट में वह शामिल है। तो देखिए, तक्षशिला है, इसका जो संस्थापक था राजा छत्र। राजा, आप देख रहे हैं कि तक्ष उसी के नाम पर है, तक्षशिला राजा का ही नाम है, उसमें जुड़ा है ना। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो उसमें नाम जुड़ा है कि तक्षशिला का जो संस्थापक था वह राजा तक्ष था। तक्ष वही जो है कि शिला मतलब पत्थर। ठीक, तो आप इसी तरह समझ जाएंगे। तो तक्षशिला हो गया, तो राजा तक्ष ने इसको बनवाया था। और यह जो है कि तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है, यह किस रिवर के किनारे बसा है, तो आप कहेंगे सिंधु नदी। यह यूनेस्को की साइट में कब शामिल होता है, तो 1980 में। 1980 में यह यूनेस्को की सूची में शामिल किया जाता है। इसमें प्रसिद्ध विद्वान थे, जो टीचर्स थे इसमें पढ़ाने वाले थे, जो इसमें आपके जाने माने शिक्षक थे, टीचर थे, विद्वान थे। लोग अपनी अपनी विषय में वह लोग ज्ञाता थे। पाणिनि,
ये व्याकरण पढ़ाते थे। पाणिनि, जिनकी पुस्तक है अष्टाध्यायी। पाणिनि की जो पुस्तक है अष्टाध्यायी, ये पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी। ये व्याकरण के ज्ञाता थे, व्याकरण के ज्ञाता थे जो पाणिनि थे, अष्टाध्यायी के लेखक। कौटिल्य, कौटिल्य भाई चाणक्य कहिए या इनको विष्णुगुप्त कहिए, आप कंफ्यूज मत होना। चाणक्य कहिए या कौटिल्य कहिए या विष्णुगुप्त कहिए, ये तीनों नाम जो है कि ये कौटिल्य का ही नाम है। कहिए आपको विष्णु दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। कुछ समझे, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। तक्षशिला यूनिवर्सिटी सिंधु नदी के किनारे बसा है। उसका जो संस्थापक था राजा तक्ष था, और यह यूनिवर्सिटी 1980 में यूनेस्को की सूची में शामिल हो जाता है। इसमें जो विद्वान थे पाणिनि थे, कौटिल्य थे, चरक थे, विष्णु शर्मा। जो कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अब आपको क्या लग रहा है कि कौटिल्य जो अर्थशास्त्र पुस्तक जो लिखे हैं, चाणक्य जो पुस्तक उन्होंने लिखा है कि यह पुस्तक अर्थशास्त्र है, तो आप सोच कर बताइए कि क्या अर्थशास्त्र, कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए कि अर्थशास्त्र का जो विषय है क्या है। अर्थशास्त्र का जो विषय है वह क्या है, किस विषय पर लिखी गई थी अर्थशास्त्र। तो आप कहेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की प्रशासनिक जानकारी हमें मिलती है कि सैन्य व्यवस्था कैसे थी, राजस्व व्यवस्था कैसे थे। इसमें यह व्यवस्था का वर्णन जो है कि अर्थशास्त्र में कौटिल्य करता है अपनी पुस्तक का अर्थशास्त्र में। आप यह मत समझना कि यह अर्थशास्त्र है तो यह इकोनॉमिक्स है, नहीं। यह कौटिल्य की जो पुस्तक है यह चंद्रगुप्त मौर्य के या मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में उल्लेख करता है। चरक, चरक संहिता, ये चिकित्सक थे, ये मेडिसिन के ज्ञाता थे चरक। और चरक किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में ना। चरक किसके दरबार में थे, तो कनिष्क, कुषाण वंश का जो संस्थापक था कुरुल कर्टिसेस, और उसी में एक राजा हुआ था कुषाण वंश में आपका कनिष्क। कनिष्क जो राजा हुआ था तो चरक उन्हीं के दरबार में थे, तो ये कनिष्क के दरबार में थे, कनिष्क के दरबार में थे चरक, आपको याद रखना है। विष्णु शर्मा तो मैंने आपको पढ़ाया होगा, आप पढ़े होंगे या जानते होंगे कि शेरशाह सूरी, सूरवंश, द्वितीय अफगान शेरशाह सूरी, उनके दरबार में यह विष्णु शर्मा थे। ठीक, विष्णु शर्मा की जो रचना है आप जानते होंगे तो कमेंट में बताइएगा। सुश्रुत है और जीवक है, ये भी आप लोग देख रहे हैं कि ये लोग विद्वान थे, ये लोग अपने अपने विषय के ज्ञाता थे। जैसे आप है और हम है, आपका कोई ना कोई एक विषय आपका पकड़ बहुत अधिक होगा। ठीक, हाँ देखिए जो तक्षशिला है इसमें जो विषय पढ़ा जाते थे वेद, व्याकरण, लॉ, कानून, चिकित्सा, मेडिसिन। लेकिन तक्षशिला में मुख्य विषय जो थी वह मेडिसिन थी, मेडिसिन मुख्य विषय थी। आप सबको भूल जाना, लेकिन आप जो है कि मेडिसिन को मत भूलना, मेडिसिन को मत भूलना मेरे भाई, क्योंकि मेडिसिन से ही प्रश्न बना है कि आपके तक्षशिला में मुख्य विषय क्या पढ़ाए जाते थे, तो आप कहेंगे मेडिसिन, चिकित्सा वाले। इसकी जो प्रकृति, इसमें यह आपका तक्षशिला जो था इसकी प्रकृति थी यह आवासीय थी, हॉस्टल की व्यवस्था थी। यहाँ पर हॉस्टल की व्यवस्था थी और महानगरीय विश्वविद्यालय की व्यवस्था भी यहाँ पर थी। और इसमें तक्षशिला में जो पढ़ाने का माध्यम था, जो लैंग्वेज था, जो भाषा था, वो संस्कृत था। इसका स्थान जो है कि रावलपिंडी प्राचीन गांधार के पास आपको यह देखने को मिलेगा। ये पाकिस्तान वाले एरिया में आप जाएंगे तो रावलपिंडी प्राचीन आपका गांधार के पास आपको यह मिलेगा तक्षशिला। इसकी जो समय मानी जाती है कि यह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यह तक्षशिला को बनाया गया था। ठीक है, ये हो गया। तो आपको फटाफट इसको रिवीजन करा देते हैं। तक्षशिला के संस्थापक राजा तक्ष, सिंधु नदी के किनारे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यह बनाया गया था। तक्षशिला में जो मुख्य विषय पढ़ाया जाता था वह मेडिसिन था, मेडिसिन चिकित्सा वाले क्षेत्र में ज्यादा उस पर विशेष फोकस था। इसकी प्रकृति में पढ़ाने की जो लैंग्वेज थी संस्कृत थी। इसमें विद्वान थे, चरक थे, सुश्रुत थे, कौटिल्य भी थे, पाणिनि थे,
ये विद्वान थे आपके चरक। अब आइए मैं आपको बताता हूँ सोमपुरा, सोमपुरा यूनिवर्सिटी, सोमपुरा यूनिवर्सिटी। इसका जो समय है 8वीं शताब्दी में यह जो कि तैयार हुआ था। यह यूनेस्को की साइट में यह भी शामिल है 1985 में। 1980 में तक्षशिला को 5 वर्ष के बाद आपका सोमपुरा विश्वविद्यालय को भी यूनेस्को की धरोहर सूची में इसको शामिल कर लिया गया था। और जो सोमपुरा है यह आपको मिलेगा कहाँ, पहाड़पुर, बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो पहाड़पुर अब बांग्लादेश, यहाँ पर यह पाया जाता है। आप जाएंगे देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। इसका जो संस्थापक था धर्मपाल था, और धर्मपाल जो कि यह पाल वंश थे। मैंने बताया ना आपको कि पाल वंशों ने बहुत सी यूनिवर्सिटियों का विकसित किए थे। देखिए बल्लभी, बल्लभी विश्वविद्यालय, ये गुजरात में, सौराष्ट्र आस्थान, सौराष्ट्र आस्थान आपका गुजरात में, बल्लभी। यह इसका जो संस्थापक था मैत्रक, मैत्रक इसका संस्थापक था। और यह बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय से संबंधित यह यूनिवर्सिटी थी, बल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म के। सौराष्ट्र मैत्रक इसके संस्थापक। जगदाला यूनिवर्सिटी, जगदाला विश्वविद्यालय, यह उत्तरी बंगाल में, यह उत्तरी बंगाल में है जगदाला। इसका जो एरिया आप देखेंगे तो यह बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र है, उस क्षेत्र में, उस इलाके में, उस एरिया में यह आपको उत्तरी बंगाल में आपको मिलेगा। क्या, तो जगदाला यूनिवर्सिटी। इसका जो संस्थापक था रामपाल, यह भी पाल वंश से ही है। वज्रयान, बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय से यह यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। और आपको बता दें कि जो वज्रयान है यह तांत्रिक में विश्वास करता है, तांत्रिक बौद्ध धर्म में विश्वास करता है, तांत्रिक में देखा जाएगा। आइए अब नालंदा यूनिवर्सिटी को देखते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी जानते हैं राजगीर में, ये बहुत चर्चित है, आप जानते भी होंगे नालंदा को। तो राजगीर है, 5 से 12वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। इसका जो संस्थापक था, आप देख रहे हैं कि इसका जो संस्थापक था कुमार गुप्त था, कुमार गुप्त, गुप्त साम्राज्य का कुमार गुप्त प्रथम, उसमें भी प्रथम है। यह जांगली नदी के किनारे बसा है। यूनेस्को की साइट में वर्ष 2016 में इसे शामिल कर दिया गया था। और मैंने देखा, आपको दिखाया कि 3 जो की यूनिवर्सिटी थी आपकी, तक्षशिला, सोमपुरा और नालंदा। इसमें 3 लाइब्रेरी है आपको, नालंदा में 3 लाइब्रेरी है, रत्ना सागर, रत्नरंजिका, रत्नदी, ये 3 आपको लाइब्रेरी आपको मिलेगी नालंदा में। इसको संरक्षण किसने दिया था, तो हर्षवर्धन, धर्मपाल, 2 राजाओं ने इसको संरक्षण दिए थे, हर्षवर्धन। और इसका जो कि विनाशकर्ता, विध्वंस करने वाला था तो बख्तियार खिलजी था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था गुलाम वंश में। तो इसको जो कि विध्वंस कर दिया था बख्तियार खिलजी ने 1022 ईस्वी में। और यह कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, तो सेनापति था। इसमें जो विषय पढ़ाए जाते थे उसमें प्रसिद्ध थे आपके खगोल और गणितज्ञ, खगोल और गणितज्ञ इसमें विशेष विषय थे। इसमें आपके प्रसिद्ध विद्वान आपके ह्वेनसांग, धर्मपाल और शिलभद्र, ये आपके इसमें विद्वान प्रसिद्ध थे। तो आपका नालंदा हो गया, जगदाला हो गया, बल्लभी, सोमपुरा और आपकी तक्षशिला। ठीक है, ये जो कि आपको यूनिवर्सिटी आपको याद रखना पड़ेगा। आपको नदी, संस्थापक और उसका विषय और विद्वान, आपको यह 4 चीजें आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।